Hello everyone. In last lecture we have done Dalton atomic theory, and today we are going to discuss about the atomic symbols. So first of all I want to explain you that what are atomic symbols. सिंबल्स का मीनिंग क्या है, सिंबल्स क्यों दिए गए, क्या रीजन था सिंबल देने का. तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है डाल्टन. डाल्टन ने क्या किया, कुछ सिंबल्स दिए, लेकिन वो सिंबल्स कुछ इस तरीके के दिए जिसको रिमेम्बर कर पाना बड़ा ही मुश्किल टास्क था. मीन्स अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का जैसे इसने सिंबल दिया है ये, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का सिंबल ऐसे दे दिया, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन. तो इस तरीके से सिमिलरली बात करें तो वाटर की, वाटर का सिंबल ऐसे दिया गया. इस तरीके से हमने देखा कि वाटर का, इसका हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का तीन सिंबल हमने देखे. ये सिंबल जो हैं ये एप्रोप्रिएट सिंबल नहीं थे क्योंकि इनको रिमेम्बर कर पाना बड़ा ही मुश्किल टास्क था. तो इसीलिए इसकी अनोमली को यानी कि इसकी कमी को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट ने कुछ और सिंबल्स प्रपोज किए. वो सिंबल्स क्या थे जो प्रपोज किए गए थे, वो ये दिया गया. जैसे मान लो हम बात करें हाइड्रोजन की, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है H, इसका जो फर्स्ट लेटर है H वही उसका सिंबल बन जाएगा, एटॉमिक सिंबल बन जाएगा. अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसका सिंबल O बन जाएगा. ये इसका फर्स्ट लेटर हमने ले लिया. वो कहता है कि अगर किसी का फर्स्ट लेटर यूज हो जाता है तो उसके केस में हम उसका सेकंड लेटर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. जैसे H हीलियम का He, लेकिन किसी किसी केस में हम क्या लेंगे, उसका थर्ड लेटर भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl. इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, एक H जो है इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल आएगा. इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल तो सेकंड लेटर क्या आएगा, हमेशा स्मॉल आएगा. लेकिन कुछ एक ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, उनके नाम के अकॉर्डिंग सिंबल नहीं लिखते बल्कि उनके लैटिन नेम्स के अकॉर्डिंग उनके सिंबल लिखते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम. सोडियम का जो सिंबल है वो है Na. अब देखिए नाम तो है SO होना चाहिए इसका, या तो S या O, लेकिन SO नहीं है, D भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा. इसका नाम है Na क्योंकि इसको लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम बोलते हैं. तो ये Na जो है वो यहीं से उठाया गया है, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, Na नाम दे दिया, नेट्रियम से Na. अगर बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम को हम बोलते हैं K. तो K तो होना चाहिए तो P या O या T कुछ भी, लेकिन इसका नाम होता है केरियम, तो इसको हमने दे दिया नाम K. तो कुछ सिंबल्स हमने ऐसे यूज किए हैं जो कि हमने लैटिन लैंग्वेज से उठाए हैं. K जैसे Na है वो किससे उठाए, नेट्रियम से, जो लैटिन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं. तो ये सारे इसके सिंबल्स की बात हो गई. ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सिंबल्स का पता लगता जाएगा कि कौन कौन से सिंबल्स हमने इसमें यूज करने हैं और किस तरीके से करने हैं. नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट. इसकी शॉर्ट फॉर्म है AMU. AMU बोलते हैं इसको, ए स्मॉल भी लिख सकते हैं. AMU क्या डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम. इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 एटम के 1/12 के मास के इक्वल होगा. देखिए क्या होता है, कार्बन का हम जो लेते हैं वो मास लेते हैं 12. मास क्या होता है, मास होता है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. कहते हैं कि किसी एक एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या बोला गया है, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं. कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है. अब कार्बन के आइसोटॉप्स में मीन्स उनके अलग अलग मास में भी वो एग्जिस्ट करता है. कार्बन 14 में भी एग्जिस्ट करता है,
कार्बन 12 में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो हम इसमें स्टैंडर्ड लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं कार्बन 12। हमने जितना भी मास का कंपैरिजन करना है, जिसका भी हमने AMU निकालना है, एटॉमिक मास यूनिट निकालना है, उसको हम किससे कंपैरेटिव करेंगे? हमेशा 1/12 कार्बन 12 एटम से, मीन्स हम कार्बन 12 के साथ ही उसको क्या करेंगे? हमेशा कंपेयर करेंगे। तो उस केस में हम देखें तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने एक एटॉमिक मास यूनिट निकालना है तो हम क्या करें? तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। किसको? कार्बन 12 एटम्स को। कार्बन 12 एटम को किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। तो आप इधर देखिए कि इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम कार्बन 12 की वैल्यू देखें कितना मास होता है उसका, तो वो है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? 12 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आ गया आपका AMU। ये 1 AMU की क्या आ गई? आपके पास वैल्यू आ गई। तो हम कहने का मतलब क्या है कि जिसका भी हमने एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, 1 एटॉमिक मास 1 AMU फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो हम उसका कंपैरिजन हमेशा कार्बन 12 के साथ लेके चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल है द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन टुगेदर। सेम एलिमेंट, सेम एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन टुगेदर, दैट इज बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसको हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल नाम देते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन, ये तो हो गया एक सिंगल एलिमेंट, लेकिन अगर मैंने बोल दिया H2, तो इसमें सेम काइंड के एलिमेंट क्या हो गए? कंबाइन हो गए। तो हमने क्या बोल दिया इसको? मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मान लो मैं बात करूं अलग अलग, जैसे H2O2, तो ये क्या बन गया? आपका कंपाउंड। क्लियर? तो ये क्या हो गया? आपके तीनों में डिफरेंस। जैसे सिंगल को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। कंबाइन होने के बाद क्या बोलेंगे? देखिए कहते हैं ना एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, इनको क्या बोल दिया? मैंने एग्जांपल जो दिया है वो आपको सेम का दिया है अभी, तो उसको बोल दिया हमने नाम मॉलिक्यूल। H2O2, इसको हमने क्या नाम दे दिया? कंबाइन जो फॉर्म में है वो उसको बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन एक बात करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे कंबाइन हो सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने बोला H2O, ये H2O है तो क्या? वाटर, लेकिन ये पूरा का पूरा एक वाटर का मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसमें ये डेफिनेशन भी आपकी आ जाएगी कि डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन टुगेदर, इनमें डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, तो हम बोल देंगे इसको 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और ये क्या है? सिंगल एलिमेंट। ये क्या है? मॉलिक्यूल। और ये क्या है? आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है, एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये हमारे घर का नमक हम जो यूज करते हैं, सॉल्ट NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये भी क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? ये एक कंपाउंड है। क्लियर? तो इसके बारे में ये सारा था मॉलिक्यूल्स के बारे में। जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और एक सेकंड है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अभी जो हमने मॉलिक्यूल डिस्कस किया था वो भी हम 2 फॉर्म में उसको 2 टाइप्स में उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और सेकंड वन क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट जिसमें सेम काइंड के एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे वो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे H2O2 N2, ये सारे एग्जाम्पल किसमें आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में। तो इसमें बोलता है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट।
ये देखिए ये सेम एलिमेंट के आपस में कंबाइन है, और जितने नंबर ऑफ एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं उसी को हम नाम देते हैं एटॉमिसिटी। किसी एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम अटैच फॉर्म में मिलेंगे आपको, उसी को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिसिटी नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ सबसे पहले मोनो एटॉमिक की। मोनो एटॉमिक क्या होता है, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट आपको मिलेगा, और ऐसे कौन से सिंगल एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसे होते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कभी भी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, तो वो एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं नाम देता हूँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे देखिए एक सिंगल एलिमेंट में है, तो इसको हमने नाम दे दिया मोनो। मोनो मीन्स होता है एक, इसमें एक एटम है, तो ये एक है, तो इसको नाम दे दिया मोनो एटॉमिक। एक हम वर्ड पढ़ेंगे डायाटॉमिक। डायाटॉमिक के एग्जांपल अभी ऊपर दे चुका हूँ, यही H2, O2, N2, ये सब के सब क्या है, डायाटॉमिक है। मीन्स इसमें दो एलिमेंट्स यानी कि दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन। तो डाई मतलब क्या होता है, दो, डाया एटॉमिक। एक होता है ट्रायाटॉमिक। एग्जांपल इसका O3, इसको क्या बोलते हैं, ओजोन। ये ओजोन O3, ये तीन इसमें एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, ट्रायाटॉमिक। लेकिन एक और है P4, ये है टेट्राटॉमिक। क्योंकि इसमें कितने कंबाइन है, 4। एक है S8 ऑक्टाटॉमिक। ऑक्टा मतलब 8 एलिमेंट कंबाइन है। दो या दो से ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स आपस में जो कंबाइन होते हैं उनको हम बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक। उसको क्या वर्ड दे सकते हैं हम, पॉली एटॉमिक। तो ये सारे के सारे किसमें आ गए हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आ चुके हैं। लेकिन अगर हम अगले की बात करें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो आपस में बॉन्डेड हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूंगा, H2O। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था आपको कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड के अंदर ये एक कंबाइन फॉर्म में एक मॉलिक्यूल है, किसका, वाटर का। इसके बाद बात करें CO2 का एक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मीथेन गैस CH4, इसको बोलते हैं मीथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये क्या हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब पूरे एक कंपाउंड को हमने एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में कंसीडर किया है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस, या एक और एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 molecule of hydrochloric acid. So these are the molecules of compound, जिसमें more than 1 type of atom आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, molecules of compound। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी Combining capacity of an element is known as its valency। यानी कि वैलेंसी उसको बोलेंगे कि किसी एलिमेंट के अंदर किसी अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी। कंबाइन होने की कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो बना सकता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, वैलेंसी नाम देते हैं। देखिए इसके लिए आपको 1 to 20 अगर एटॉमिक नंबर अच्छे से आते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी। देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले में कौन आता है, हाइड्रोजन। दूसरे में कौन आता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
मैं आपको जस्ट अभी 7 एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसकी हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके एटॉमिक नंबर की। ये इसके जो है वो है एटॉमिक नंबर, और ये क्या है इसके एलिमेंट्स जो नेम मैंने लिखे हैं। ये एटॉमिक नंबर 1 2 से लेके 7 तक आपको 20 तक याद करने हैं। तो इसमें मैं अभी आपको जस्ट वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब बता रहा हूँ। और एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है इसके एलिमेंट्स के नेम हैं। जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे, तभी कोई एलिमेंट आपको न्यूट्रल मिलेगा, अदरवाइज उसका आयन बन जाएगा। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसमें मैं ए लिख रहा हूँ ये एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3 4 5 6 7। हर एलिमेंट के अंदर, जैसे हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन थ्योरी में वो क्या बोलता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में, ड्रॉबैक के अंदर ये लाइन थी कि जो एक सिंगल एटम होता है उसको आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो रहते हैं अंदर न्यूक्लियस के। मैं अभी आपको एक एटम की स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एटम हम लोग बनाएंगे, कैसे उनके हम शेल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। ये तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन बात करेंगे अगर शेल्स की, इनके अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनके अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही क्या बनता है, उसका एटॉमिक मास बनता है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड करने से उसका क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ अभी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कर रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अब बात करेंगे बाहर वाले शेल में। इसमें बाहर की तरफ शेल्स होती हैं जिसको हम डिनोट करते हैं KLMNOP। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 20 तक के एलिमेंट्स की हमने बात करनी है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, दूसरे में कितने आएंगे 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 20 तक में लास्ट में क्या बचेगा 2 बच जाएंगे। वैसे 18 आते हैं, तो इसमें 2 लास्ट में जो है, क्योंकि देखो 8 और 2 10, 10 और 18 और 18 और प्लस 2 कितने को 20, हमें 20 तक के एलिमेंट्स को ही दिमाग में रखना है। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, लेकिन है कितने टोटल 1। तो इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसकी एक ही शेल बनेगी और एक ही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरी में कितने आएंगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो चुके हैं पहली शेल के अंदर। तो इसीलिए इसको ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत है, ना ही गेन करने की जरूरत है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी उसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं, इसका क्या कंप्लीट हो चुका है, ड्यूप्लेट। इसका क्या कंप्लीट हो चुका है, ड्यूप्लेट, यानी कि जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके अंदर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आएंगे 1, इसमें कितने आएंगे 2, इसमें 2, 3, 2, 4, 2, 5। तो इस तरीके से हमने बात की, लेकिन मैक्सिमम हम 4 तक की बात करेंगे कि 4 गेन या 4 लूज की बात कर सकते हैं। अब देखिए मेटल के केस में तो वैलेंसी क्या रहती है, उसके लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वही उसकी वैलेंसी है। एग्जांपल में जैसे बात करता हूँ, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 है, हीलियम के लास्ट शेल में कुछ भी नहीं है, 2 मतलब उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो ना तो एक्सचेंज करेगी, कुछ नहीं, लॉस और गेन कुछ नहीं करेगी। इसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपना डोनेट कर सकता है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट। तो डोनेट कर सकता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है उतने नंबर ऑफ ही उसमें क्या बन सकते हैं, बॉन्ड्स बन सकते हैं।
इसमें कितने बन सकते हैं बॉन्ड्स? 2, इसमें कितने बन सकते हैं? 3, इसमें कितने बन सकते हैं? 4, लेकिन इस केस में 5 नहीं बनेंगे, बल्कि क्या होगा, ये है नॉन मेटल का केस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उसको हम मेटल बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। अब देखिए इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है 1 2, लेकिन इसमें 2,5 नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, 2,5, तो नाइट्रोजन के केस में ये 8 में से माइनस कर देंगे हम 3 आंसर। इसका रीजन क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाली शेल में होने चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बजाय ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है आपस में। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होकर 3 बनाएंगे। अब जैसे ऑक्सीजन की बात करूं, नाइट्रोजन से अगला ही ऑक्सीजन होता है, कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आएगा ऑक्सीजन। 8 नंबर पे कौन आएगा? ऑक्सीजन। 2,6, 2,6 बोला तो 2,6 यानी कि 8 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 2। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ऑक्सीजन के बीच में क्या मिलेगा आपको? डबल बॉन्ड। तो ये तो थी सारी वैलेंसी के बारे में बातें कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ उसके बॉन्ड्स बनेंगे, वही क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर मास। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या है? जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ, कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सिमिलरली हम एटम की जगह वर्ड क्या लगा देंगे? मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूलर मास क्या बोलेंगे कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या सिंपल मॉलिक्यूलर मास एक सब्सटेंस का क्या होता है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस रिलेटिव टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो लेकिन अब बात करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन करें। तो मॉलिक्यूलर मास सिंपली अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करने के बाद आपका क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। वैसे अगर मास की बात करें तो एटॉमिक मास की बात करें तो एक एटम का मास उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या आएगा पेपर में? हमें कैलकुलेशन करनी आएगी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं वाटर की, H2O। आपको हर किसी का मॉलिक्यूल का मास गिवन होगा। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का है 16। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 + 8, क्योंकि प्रोटॉन अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, और इसका मास 16 है। दैट मींस इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 80 होंगे। तो इसका एटॉमिक मास कितना है? टोटल 16 है। तो कैसे कैलकुलेट करें? देखिए कितने एटम्स हैं इसमें? 2, लेकिन इसका मास कितना है? 1, 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है इसमें? 16। तो इसको 16 को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? 18 ग्राम। ये इसका क्या बन गया? हमारा टोटल मास। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो हम इसको ग्राम में लिखेंगे। अगर हम सिंपल एटॉमिक मास की बात करें तो हम इसको ग्राम की जगह यू भी लिख सकते हैं। यू का मतलब होता है यूनिट। यू मतलब यूनिट, एटॉमिक मास की यूनिट है ये। 2 × 1 + 16 कितना आ गया? 18। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SO2 का। सल्फर का मास रहता है आपका 32, ठीक है, क्योंकि सल्फर कितने नंबर पे आता है? इसका एटॉमिक नंबर 16 है। 16 है तो 16 में 16 और ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 16, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 16। कितना आया? 32 प्लस ये कितना है? 2 × ये 2, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? 2। तो 2 के आगे हम 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई कितना होता है इसका? ऑक्सीजन का 16, तो 16। तो 32 × 32 प्लस कर देंगे दोनों। 32 + 32 कितना आ गया? 64। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक में, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो? ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास की तो सिंपल सी बात है, यही इसका जो 64U है इसकी जगह अगर हमने 64 ग्राम लगा दिया
तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। मतलब हमने जो मास लिया है उसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास सिंपल सा है, यू की जगह आपने क्या लगाना है, जी लगा देना है, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ये आपका पेज नंबर 104 103 पे जो है वो न्यूमेरिकल्स इसके बारे में दे रखे हैं, टोटल हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल मास, तो वो आप उधर से कर सकते हैं।